अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, अवाम के इस मुल्क के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं। इस मुल्क में नदियाँ बह रही हैं शहद की और दूध की। जो रावी है वो चैन ही चैन लिख रहा है, सिवाय एक मसले के, जिसमें कि पूरी जो हुकूमती मशीनरी है या अगर हम कहें रियासती मशीनरी है, वो एक मसले को हल करने के लिए लगी हुई है। वो ये कि पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए और उससे भी बढ़कर पीटीआई को बैन कर देना चाहिए। अगर आप ये देखें कि मुल्क के गवर्नेंस के मामलात क्या हैं, आवाम के इश्यूज़ क्या हैं, महंगाई के हाथों किस तरह से आवाम पिस रही है, बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रही है, या दीगर 50,000 मसाइल जो फंडामेंटल्स आपके राइट्स होते हैं वो तक आवाम के महफूज नहीं है। लेकिन सारी के सारी जो तवज्जो है वो हमारी ये है कि पीटीआई पे बैन लगा दो, पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। जजेस का जो फैसला आया रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसकी जो गूंज है, जो बॉम्ब बनकर गिरी है इस हुकूमती इत्तेहाद पर, हुकूमत के लोगों पर, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। और एक दफ़ा फिर जब मरीम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जब आज वो एक खिताब कर रही थी, गरज रही थी, बरस रही थी, उससे भी अगर हम ये कहें कि जजेस को धमकियाँ लगी तो भी शायद गलत नहीं होगा। क्या कह रही थी, जरा क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता, जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को, आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। ये बहुत बड़ा मैसेज था जो दिया गया है कि किसी ने अगर ये कोशिश की तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। वो आनी हाथ क्या होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपस की बात है, अगर मुल्क की सियासी तारीख को उठाकर आप देखें तो जब लोग ये बातें करने लगते हैं ना, कोई भी हुकूमत, कि जी हम 5 साल मुकम्मल करके जाएंगे, 5 साल से पहले हम जाएंगे नहीं, 5 साल अपनी मुद्दत हुकूमत मुकम्मल करेगी, इसका मतलब है उनको आगे कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही होती है कि उनको लग रहा होता है कि अब शायद मुश्किलात हैं और कश्ती का पार लगना इतना आसान नहीं है। बहरहाल जो रिजर्व सीट का मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसी पर है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ऑल्दो के नज़रसानी की दरख्वास्त भी उस फैसले पर चली गई है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उस पर एक तो बात ये हुई थी कि जी जजेस ने कहा था कि जो हमारा बल्ले वापसी का फैसला था, खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने, उसको गलत उसकी तशरीह की गई, उसको तो आज टोटली डिनाई किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज 2 रोज़ा इजलास के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की है, कोई मैं आपको बताती चलूँ, मखसूस नशिस्तों का मामला, एक तो इलेक्शन कमीशन के अदालती हुक्म पर अमल दरामद का फैसला किया गया, तो दूसरी जानिब इंतखाबी इदारे की लीगल टीम को हिदायत जारी की है। और वो क्या है कि हिदायत के मुताबिक अदालती फैसले के किसी नुक्ते पर अमल दरामद में रुकावट हो तो निशानदेही की जाए और इसके बाद मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, यानी मैं ना ही समझूँ। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह का तासुर भी जद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। पीटीआई तो मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक ही नहीं थे, ये भी इलेक्शन कमीशन का कहना है। 39 MNAs के कागजात नामजदगी पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर की थी, जबकि 41 अरकान ने पीटीआई का जिक्र न किया, ना वाबस्तगी जाहिर की, ना ही पार्टी टिकट जमा कराया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तहक़ करार दिया, जो कि पीटीआई की जानिब से किया गया था। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ इस वक्त शख्सियत मौजूद है, MNA हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वैसे रहनुमा हैं पीटीआई के, और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार लतीफ़ खोसा साहब। जी नादिया, वालेकुम सलाम। अब हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फतवे के बाद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही का जो है MNA हूँ। मैं कैटेगरी A में हूँ, जिसमें 39 लोग जिन्होंने अपने फॉर्म में अपना PTI का अपने आप को लिखा था और साथ हल्फनामा दिया था,
वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के जो है एमएनए हैं और इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ हमारे हुक्म की गलत तशरीह की जो सिंबल के बारे में था बल्कि आइन की भी तज़हीक की है। सो आप प्लीज़ मुझे सर, लेकिन एक तो ये कि सुप्रीम माजरत के साथ जो इलेक्शन कमीशन ने इस बात को टोटली रद्द कर दिया कि हमने कोई गलत तशरीह नहीं की थी। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा तो अमल दरामद करेंगे, लेकिन वो इफ एंड बट्स के साथ है, लीगल टीम निशानदेही करे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर सकते हैं। नादिया, आप क्यों तौहीन अदालत के मुर्तकब हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो सरीहन तौहीन अदालत किया है, क्योंकि 11 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे। इन्होंने जो है अपना आपको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म में लिखा था, साथ हल्फनामा दिया था। सो इलेक्शन कमीशन ने जो है आइन की तज़हीक की है और आइन की जो है इन्होंने मावरा करके इनको आज़ाद उम्मीदवार करके बखेर दिया हवा में। तो इसलिए ये माफ़ कीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है आर्टिकल 189 में और 190 पर, उन पर वाजिब है ये फ़ैसला और हुक्म। सो इसलिए उनका ये कहना कि हमने कोई नहीं किए और ये अपनी वजाहतें देते रहें। आज तक किसी चोर ने जिसको सज़ा हुई हो उसने कहा है कि हाँ जी मुझे सज़ा सही हुई और मैंने चोरी की है, लेकिन अगर वो इस तरह की बात करता है तो फिर वो अदालत उसे तौहीन अदालत में बिल्कुल इनको काबिल मुआखज़ा है ये इलेक्शन कमीशन, और इन्होंने सारा फसाना और ये तो देखते हैं कि अदालत उनको तौहीन अदालत करती है या नहीं करती है। लेकिन चलें, अगर तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की या इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की या सही की, पीटीआई ने भी सर यही तशरीह की थी। हर जगह पीटीआई यही कह रही थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने हमारा बल्ले का निशान छीन लिया, हमसे हमारा हक छीन लिया। आज तो पीटीआई कह रही है, वावा कर रही है उनकी बात पर कि जी गलत तशरीह की, लेकिन कल पीटीआई ने भी गलत तशरीह की थी। आपको किसने कहा है? हम आज भी कहते हैं कि ये फसाद जो है, ये फसाना जो है, ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको तौसीक न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने गलत की बल्कि काजी फायज ईसा साहब ने भी उसकी जो है हमारे लिए ये सारा गलत उसका किया कि हमसे बल्ला छीन लिया हमारा, और बल्ला छीनने ही की वजह से हुआ। ये तो और बात है ना कि इलेक्शन 11 जज साहिबान ने अपने चीफ जस्टिस को बचाने के लिए सारा का सारा मलबा जो है उठा के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दिया। लेकिन हम तो कभी भी ये बल्ले बल्ले वाह वाह नहीं कर रहे काजी फायज साहब की, माफ़ कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने इस को अपना धोने के लिए थोड़ा सा वो 8 जजेस का साथ दिया, क्योंकि देना उनकी मजबूरी थी। ना भी देते तो भी 8-5 से जो है बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया ने बड़े दलाइल और बड़े आइन की सही तशरीह और जमहूरियत की रूह को देखें। मैं एमएनए बनाऊं, मेरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से क्या ताल्लुक है? या मैं तो नाम भी बाद में सुना जब आप लोगों ने एफिडेविट जमा कराए हुए कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं। आप लोग शमूलियत इख्तियार की थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। देखें नादिया जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चूंकि हवा में बखेर दिया, और ये जिस दिन मैंने फॉर्म हमने दाखिल किए थे और हल्फनामा दिया था, उन्होंने कहा ये उसी दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, ये इलेक्शन कमीशन के उस आइन की खिलाफ वर्जी करने पर ये मजबूर होकर आए। सो आप इलेक्शन कमीशन के उस गुनाह को हमारे खाते में नहीं डाल सकते और हमें इस पर मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। यानी कसूर भी एक आइनी इदारे का हो, कसूर आइनी इदारा को, और सजा मिलेगी जमहूरियत को, सजा मिलेगी आइन को, सजा मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात को, सियासी जमात को। ये दुनिया के किसी आइन और कानून में नहीं होता है। अगर अदालत की गलत होगी तो भी जो है अदालत का एक गलती का सजा मुआवजा उस शहरी को नहीं मिलेगा। देखिए आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम फैसले पे अमल दरामद करेंगे, लेकिन
उन्होंने अपनी लीगल टीम को ये साथ में कहा है कि जो इसमें अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई रुकावट है, उसकी निशानदेही करें, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी लीगल टीम निशानदेही करेगी कि अभी इसमें क्लैरिटी चाहिए, इसकी मज़ीद तशरीह चाहिए, इसकी मज़ीद हमें क्लैरिटी चाहिए, और फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, यानी मामला आगे टल गया। और अगर ये नहीं भी टला तो स्पीकर के पास भी है, हुकूमती फैसल वाडा साहब भी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये स्पीकर डिसाइड करेंगे कि इनको रिजर्व सीट्स देनी है या नहीं देनी है। अरे बाबा देखें, ये उन जज साहब 8 जज साहबान ने बड़ी वजाहत कर दी है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि अगर किसी के जहन में कोई खलफशार आता है, कोई इबाम आता है, तो हम 8 जजेस के पास ही वो नालिश लेकर आएंगे और हम इसका फैसला करेंगे। तो अगर इनको ज़्यादा बेइज्जती करवाने का शौक़ है, और अब इस वक्त हम कहेंगे कि जी इनको साथ जुर्माना भी इतना भारी भरकम जुर्माना इन पर करें ताकि ये इनकी आइंदा नस्लें भी याद रखें कि किसी मुल्क को इस तरह से जो है हिजानी कैफियत में आप नहीं फेंक सकते, और आप किसी सियासी जमात को सज़ा अपनी करतूतों की, अपनी जो है एस्टैब्लिशमेंट की ग़ुलामी करते हुए आप नहीं कर सकते। सो इनका जो हशर होना है आप देखेंगे। जाएँ, हम तो कहते हैं जाए, भले अदालतें खुली पड़ी हैं और जाए अगर इन्होंने कोई इबाम है, लेकिन आपने सारा देखा था कि दौरान जितनी समाअत हुई थी सभी जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन ही को लताड़ा था और बार बार कहते थे कि भाई हमने उस फैसले में जो हमने सिंबल का किया था उसमें कहाँ हमने कहा था कि सियासी जमात ही ये बैन हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपने इनके उम्मीदवारों को जो है आज़ाद सबर करते हुए हवा में बखेरा, हमने कहाँ कहा था? बार बार ये इलेक्शन कमीशन के वकला से पूछा गया। सर और ये तो अभी आप खुद कह रहे हैं ना कि ये तो कहने वाली बात है, आप एक सियासी जमात से जो इलेक्शन में जा रही है उससे आप उसका इंतखाबी निशान ही ले लेते हैं, तो व्हाट डज इट मीन? वो क्या बगैर इंतखाबी निशान के जाएगी? यकीनन वो फिर अपनी पार्टी के किसी इंतखाबी बगैर निशान के बगैर जाएगी तो वो आज़ाद ही जाएगी ना सर। अरे बाबा, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन को उस वक्त चाहिए था कि हमें चॉइस दे देते, हम सारे एक ही सिंबल ले लेते। अब तो ये तो देखें, ये सरीहन एक बददियानती और बदतीनती थी कि इनके इतना बखेर दिया जाए कि इलेक्टोरेट जो है, वोटर जो है, इतना कंफ्यूज्ड हो कि इनको वोट ना पड़े। आफरीन है, मैं कहता हूँ सलाम है पाकिस्तान के अवाम के शऊर को। मुझसे आकर लोग पूछते थे आपका सिंबल क्या है, आपके नीचे एमपीएस का सिंबल क्या है, लोग ढूंढ रहे थे और उन्होंने जिद करके इनका अशर किया। 8 फरवरी के जो है वोट देकर उन्होंने साबित किया कि भाई ये बल्ले का वोट नहीं था, ये इमरान खान का वोट था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था। जो मर्जी इनको साइन दे दो, उन्होंने ढूंढ कर जो है दिया है और पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने दिया है। तो 3 करोड़ अवाम को आप हवा में बखेर के फेंकेंगे। हाँ, नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। मरीम नवाज आज कह रही थी कि किसी ने ये जो फैसला है ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है, कोशिश है, और जिसने भी ये कोशिश की हम उससे आने हाथों से निपटेंगे। ये बड़ी धमकी है मरीम नवाज की, नहीं? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये नहीं अंदाजा करें इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर यास्मीन से हारे हुए हैं। मेरे तो 7 वाला हल्का था बाबा, मैं खुद लाहौर के उसी हल्के से जीता हूँ जहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ी वो मैं समझता हूँ इखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा किया और अपनी शिकस्त को तस्लीम करके मुझे मुबारकबाद दी और सारी कौम ने सुना। तो मेरे 7 वाले हल्के 1 सीट लाहौर से मुस्लिम लीग नवाज नहीं जीती है। उसको क्या यानी फॉर्म 47 की पैदावार हमें धमकियां देगी? क्या पिद्दी और क्या बिद्दी का शोरवा, ये क्या शौक पूरा करेंगी? पहले अपनी मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं है, लीगल नहीं है, एथिकल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उनका कोई है ही नहीं, उनके जो है पल्ले ही कुछ नहीं है। और ज़रा जाकर देखें बगैर प्रोटोकॉल के, ज़रा अवाम में जाकर देखें जो इन्होंने लूट मार करके धरती माँ को जिस तरह इन्होंने हड्डियों का ढांचा, अब उसको भी निचोड़ने पर ये 4थी मरतबा आ गए हैं। अच्छा देखिए खोसा साहब, एक थोड़ा सा आप ज़रा खुद आप कानूनदान भी हैं सर, देखिए आप तो उन 39 मेंबर्स में से हैं जिन्होंने अपना पार्टी मेंशन करी थी, लेकिन वो जो 41 जिन्होंने मेंशन नहीं करी थी वो किस तरह ये जो बात कर रहे हैं कि आइन आपने रीराइट किया,
वो एक तो वो कह रहे हैं कि 3 दिन का टाइम होता है, आपने 15 डी दिए, बात तो वैलिड पॉइंट है ना, ये आइन में 3 दिन का दर्ज है। प्लस ये कि जिन 41 ने मेंशन ही नहीं किया पीटीआई, उनको आप कैसे कह सकते हैं और टाइम दे सकते हैं कि जाए जी अब आप पीटीआई में शामिल हो जाएं? सुभान अल्लाह। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है और ये जो है ट्राइब्यूनल्स के पास भी हमारे केसेस पड़े हुए हैं। 80 सीटों के हमने सबूत दे दिए हैं फॉर्म 45 के, और उनको अगर आप इनके जो इलेक्शन का जो EMS है, इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके वेबसाइट से अगर मिला लें तो हमारे 45 फॉर्म वाले जो गिनती है और वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट की जो ऑफिशियल गिनती है वो मुमासलत करती है। तो इनके अभी और 100 मेंबर जब कम होंगे और ख़ुद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ख्वाजा आसिफ रियाना डार से हारा हुआ है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मरियम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, यही शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो फिर आप किस आइन की बात करेंगे कि ये हुकूमत इनकी और इनके फरमूदात जो आप हमें सुना रही हैं कि आहनी हाथों से निपटेंगे। मुशर्रफ भी कहता था, देखे हैं मेरे मुक्के, जब अवाम के जो है खशो खसाक की तरह बह जाएंगे ये कानून के धारे, जब कानून इतलाक होगा, आइन का इतलाक होगा, तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे ये अलबत्ता भागने की तैयारी जरूर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में ये बात की कि सरगोशियाँ हो रही हैं, बल्कि छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुन लीजिएगा। वो सरगोशियों के हवाले से बात करें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये शायद इससे मैं उसको रिलेट करी हूँ, फिर आपसे जवाब लूँगी क्या वाकई ये होने जा रहा है। सुनाइएगा ज़रा, रेजिस्ट करेंगे, लेकिन क्या आपके पास भी ये इतलात है कि अक्टूबर में ये ऐसा कोई केस इसमें हंसने की क्या बात है? देखिए, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि जो इतनी बुरी तरह से रिहाना डार से हारा हुआ शख्स जो है, आप सारे लोग हार रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ ने वो जो है विक्ट्री स्पीच भी बंद कर दी और फिर जो है वज़ीर आज़म के ख्वाब से भी जो है नीचे उतर आए और अपना भली चलाया अपने भाई को, क्योंकि हारे हुए लोग तो जाहिर है फिर ऐसा ही करते हैं। सर चलें, अब मसला ये है कि इस तो आपको पता है ना कि जो हुकूमत है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का यानी बैन करने की बात कर रही है, और ये बात से बात नहीं कर रही है। पहले तो अता तारड़ साहब सर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कोई आम वो नहीं है, उन्होंने आके कहा, आज तो ऐवान सदर में बाकायदा तौर पर इस पर इजलास हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कहा है हम इसका जो उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ पे मुशावरत करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ज़रा उसको तो संभाल लें। जो कुछ हमारे जो शुहदा शहीद हो रहे हैं, दिल खून के आंसू होता है जब कोई मेजर या कोई सिपाही या हवलदार शहीद होता है। हमारे बच्चे हैं, वो हमारे भाई हैं भाई। अता तारड़ साहब ने कहा है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और हुकूमती शख्सियात ये बात कर रही हैं, वो ये मुशावरत कर रही हैं। आपका ख्याल है अता तारड़ साहब जो है NA 127 से जीते हुए? मेरे तो 7 का हल्का है, उधर से इतनी बुरी तरह मार खाई है। अगरचे वहाँ 15,000 वोट बिलावल को भी मिले, चेयरमैन बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन जीता तो वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। अता तारड़ साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है? वो तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं तो वो उनकी सेल्फियां बना रहे होते हैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका तो ये काम है, निजी मुलाजमत वो कर रहे होते हैं। सो अता तारड़ साहब या ख्वाजा आसिफ की बातें मत मुझे सुनाएं, इसलिए कि ये शिकस्त खुर्दा फॉर्म 47 की पैदावार है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई इनकी से नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है पार्टी को बैन लगवाने वाला, तो ये जो है ये एक पागलों और अहमकों की दुनिया में रहते हैं। अगर ये करना चाहते हैं शौक 17(2) का, तो ये भी पूरा कर लें। वो सिर्फ होती है इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी। और सुन लें ज़रा, हमने फातिमा जिन्ना को कहा गद्दार है, और हमने कहा पाकिस्तान नहीं चल सकता जिन्ना। फिर हमने भुट्टो को कहा गद्दार है, हमने कहा पाकिस्तान नहीं चल सकता। फिर हमने कहा बेनज़ीर और पाकिस्तान नहीं चल सकता, फिर बेनज़ीर को हमने कहा। फिर हमने कहा नवाज शरीफ और पाकिस्तान नहीं चल सकता, नवाज शरीफ को हमने बाहर किया। फिर हम कह रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान नहीं चल सकता, इमरान खान को पाबा सला सकते। बस कर दो, जो भी पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर आता है हम उसका यही असर करते हैं। कमी थी, लेकिन बहरहाल जो है वो खुद अगर हुकूमती शख्सियात
इस शकूक व शुबहात का और इस खदशे का इजहार करने लगे कि पता नहीं कोई आईनी बहरान हो जाएगा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, किसी बड़े ब्रेक डाउन की तरफ हम जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये बड़ा अलार्मिंग होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ उस मुल्क में होने जा रहा है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा इस पे हम एक डिबेट करेंगे। हसन अयूब साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और समीना पाशा सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये दोनों हमारे पैनल में मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि अगले 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में आखिर होने क्या जा रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और ज़रा बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है। याद दिलाते चलूँ कि जो एक आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान से मुतालिक जो एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि उनको ये मुश्किल लगता है, चूँकि एक तो रिवायत है कि पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म मुद्दत कंप्लीट नहीं करता, लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि इस बात के इम्कानात मौजूद है कि मौजूदा हुकूमत भी अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगी, वो इसको 18 माह के करीब इनको देखते हैं बरसर इक़्तिदार। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि अगर हुकूमत की तब्दीली की नौबत आई तो ऐन मुमकिन है कि मुतबादिल हुकूमत के तौर पर मुल्क में नए इंतखाबात की बजाय फ़ौज की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल हुकूमत आ सकती है। ये तो बहरहाल वो फेज की रिपोर्ट थी, लेकिन इस बात की काफ़ी हद तक तौसीक हमें खुद ख्वाजा आसिफ साहब करते हुए नज़र आए जब कल वो एक प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे और किसी आईनी मेल्ट डाउन की बात कर रहे थे, आईनी ब्रेक डाउन की बात कर रहे थे। कोई ज़रा दिखाएगा वो क्या रहे थे, बल्कि उससे पहले ज़रा अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हसन अयूब साहब सेम सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ख्वाजा आसिफ साहब का ये ज़रा क्लिप सुन लें, फिर इस पर कॉमेंट लूँगी आप लोगों से। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, बल्कि ख़तरनाक बात की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन। तो हसन अयूब साहब, इसका मतलब है रावी जो है वो चैन ही चैन नहीं लिख रहा, ऐसे ही है? नहीं, बहुत शुक्रिया नादिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपनी गट फीलिंग का जिक्र किया है, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं की। तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, फीलिंग की मैं बात कर रही हूं। से उनको इस तरह का बयान देने से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी है, वो ये बयान दे बैठे हैं और वो दे गुजरे हैं। अब उन्होंने किन वजूहात के ऊपर बात की है, इसी के ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। बज़ाहिर उन्होंने तो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसी के तनाजुर में बात की है, क्योंकि अगर ये बात की जाए गो कि ये फुल कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये फाइनल फैसला है, ये तमाम बातें एक हकीकत है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है वो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। अब ये देखिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 185 के अंदर अपील्स आई हुई थी, उन अपील्स को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसमिस कर दिया, लेकिन साथ ही साथ जो इम्प्यून ऑर्डर था, ये तो बातें ठीक है, माजरत, ये बातें बिल्कुल ठीक है, उस फैसले ये बातें ठीक है, लेकिन मामला ये है कि ये ठीक है ना भाई। देखिए, फैसला आ गया, आप तनकीद कर सकते हैं, फैसला आ गया, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन, ब्रेक डाउन, क्या फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा? भाई फैसला आ गया, आप अमल दरामद कर दें, क्यों आप डर रहे हैं कि आईनी बहरान या आईनी ब्रेक डाउन होगा? पहली सवाल ये है कि क्या अभी तक किसी इदारे ने या हुकूमत ने दो टोक अल्फाज में ये बात की है कि हम फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे? ये तमाम की तमाम कयास आराइयाँ हैं। तो आपको तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है या तो इसके ऊपर रिव्यू हो जाएगा या इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड है उसके ऊपर अमल दरामद करने से अगर गुरेज करेगी हुकूमत, तो फिर उनको कोई ना कोई ऐसा सॉलिड रीजन सामने रखनी पड़ेगी, कम से कम एक जवाब सामने जरूर रखना पड़ेगा कि वो फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, मैं जरा प्लीज मैं वापस आती हूँ सर, मैं वापस आती हूँ। समीना पाशा साहब, आपको लगता है कि हुकूमत जो है इस पे अमल दरामद करेगी या करने का सोच रही है, या अगर ये जो बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन, ब्रेक डाउन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? जी थैंक यू नादिया, और बिल्कुल हसन से तो मेरा बस खिलाफ करने को दिल ही नहीं चाह रहा, जब से मुझे पता चला है कि वो किस मुश्किल का शिकार रहे हैं। उन्हें तो पहली मोहब्बत की जो नाकामी है, सियासी मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ, तो वो भी रही है, तो इसलिए शुक्र है आपने क्लियर कर दिया। लेकिन बहरहाल इसमें जो आपका सवाल है उस पर जरूर रिस्पॉन्ड करूंगी मैं। ये देखिए, बड़ा वाज़े है। एक तो मैं एक चीज ये समझती हूँ कि जितने भी ये क्राइसिस आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, आईनी बहरान है, जो भी आप कह लें, तो ये खुद हुकूमत के अपने ही पैदा करना है।
उसकी वजह बड़ी साफ है कि जब आप मुख्तलिफ चालें चल रहे होते हैं, हर चीज़ में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं और हर रोज़ देखिए नादिया कुछ नया लेके आ जाते हैं। आज हम लेके आ गए जी, अब हम पाबंदी लगाने लगे हैं, अब हम आर्टिकल 6 लगाने लगे हैं। अच्छा जी, पिछले तीनों केस खत्म हो गए, लो जी हमने एक नया केस फाइल कर दिया, अब ये हम करने लगे हैं। अच्छा जी, अब ये हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये कर दिया। अच्छा जी, अब हम रिटायर्ड जजेस जो है वो लगाने लगे हैं ट्राइब्यूनल्स में। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मतलब अब ऐसी की तैसी ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के पीछे पड़ जाओ। तो ये हर रोज अपने लिए कोई नया महाज खोल के आ जाते हैं और अपने लिए एक खुद ही अदम इस्तेहकाम का बाइस बने हुए हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बाकी वैसे मैं तो ये समझती हूँ कि बज़ाहिर इनको अब साफ ये नजर आ रहा है कि जो सिचुएशन है, जिस तरह से ये पूरा वो कहते हैं ना हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने खड़ा किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता मुंहदम होता हुआ नजर आता है। जब लेकिन संजना, सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ, मुझे सिर्फ ये बताएं, चलो ठीक है वो महाज करते हैं, वो उनका राइट है, वो जाहिर सी बात है, वो डिफेंसिव हुए पड़े हैं, बट आपको लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन इफ एंड बट्स के साथ ही उन्होंने अपनी लीगल टीम को कहा है कि जी आप इसमें कानूनी नुकात देखें, अगर कोई हर्डल है तो फिर हमें बताएं या सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करें। एक तो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस पे अमल दरामद हो जाएगा? ये रिजर्व सीट 39+41 ये पीटीआई को फाइनली मिल जाएंगी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट में मौजूद होगी? नादिया, मुझे तो ये डिस्कशन ही बड़ी अपने मुल्क में अनफॉर्चुनेट लगती है कि हम टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हो कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा या नहीं। और ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि पिछले साल जब 90 दिन के इंतखाबात का फैसला आया था तो हमने खुलेआम आके देखा, लोगों ने कहा कि हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखते हैं कैसे अमल होता है। तो वहां से बुनियादी तौर पर एक अजीबोगरीब किस्म की हमारे अंदर खदशात जन्म ले चुके हैं और हम अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली हम इस किस्म का एक मुल्क बन चुके हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अच्छा जी फैसला हमें पसंद आया तो हम देख लेंगे, बस अमल करना है या नहीं, मुशावरत होगी, अच्छा पता नहीं होगा। अब कह भी दिया है फिर भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पता नहीं होगा नहीं। तो पहले तो मुझे इस चीज़ पे बड़ा अफसोस होता है कि हम इस लेवल पर आ क्यों गए हैं। बाकी मैं तो खुशगुमान हूँ कि अगर उन्होंने कहा है तो जरूर अमल हो, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई रुकावट डाली जाएगी तो मैं नहीं समझती कि सुप्रीम कोर्ट स्पेयर करे। ठीक है, अच्छा हसन अयूब साहब, आपको भी यही लगता है? क्योंकि अभी जो आप बात कर रहे थे ना, अब आज मरियम वैसे देखे ना कि कितने बड़ी बात है, आज हुकूमत आइन की बात कर रही है। क्या ये समीना पाशा दुरुस्त कह रही है कि क्योंकि दाखिल तो आपने डाली थी, इनिशिएट तो आपने किया था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, आइन में दर्ज है, आपने नहीं कराए थे, तो शुरुआत आपने की थी, अब भुगते ऐसे ही है? अच्छा नादिया, मैं बात करूंगा, इसका जवाब दूंगा, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मुझे आप इंटरप्ट ना कीजिएगा। मैं जो बात करने जा रहा हूं नहीं करूंगी सर, मैं वो बात नहीं करूंगी। जी अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें ये है कि जो 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसला जिसको आप फैसला करार दे रहे हैं, फैसला तो वो होता है जिसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इस मामले का आज तक जो है वो सरफेस के ऊपर नहीं आ सका, और जो लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो फैसला नहीं था। और ये आज भी जस्टिस जमाल खान बंदूखेल जो है, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतर मंदिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 जजेस ऑन रिकॉर्ड अपने रिमार्क्स में मुख्तलिफ मुकदमात में मौजूद हैं, जो कहते हैं कि उस केस का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है। जब एक चीज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड नहीं है, तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हुआ तो कोई जो है वो ऑर्डर ही नहीं है, तो उसके ऊपर अमल दरामद क्या करना है किसी ने। तो बुनियादी बात तो ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट इन फील्ड नहीं है, और 90 दिन में जो इंतखाबात कराने के हवाले से आईने पाकिस्तान कहता है वो यकीनी तौर पर कहता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इंतखाबात 90 दिन का जो टाइम पीरियड था वो एग्जॉस्ट हो गया। अब 90 दिन का जो टाइम पीरियड एग्जॉस्ट 1 दिन का हो या 1 साल का हो, वो बेसिकली आइन से जो है जो 90 दिन की मुद्दत है उससे बाहर है। अब ये बुनियादी सवालात है कि इस हवाले से किसी ने क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है? अगर दस्तक नहीं दी और वहां से क्लैरिटी नहीं ली तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। इनमें तो जो स्टेक होल्डर्स थे, कसूर तो उनका था, और स्टेक होल्डर्स ने बाद में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत, मैं बात कंप्लीट कर लूं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत, जिसको एडीआर कहते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो कंसेंट के साथ एक तारीख दे दी। तो उसमें कोई यानी आईने पाकिस्तान की वॉयलेशन नहीं हुई। लेकिन इस फैसले में जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, इसमें क्लियर कट आइन को रीराइट किया गया है। 185 की अपील में 187 का इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल में किया गया है
जबकि 187 का इस्तेमाल वहां हो सकता है जहां पर आइन वाज़ेह ना हो, या कानून भी, इवन कानून जो कि सब सर्वेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी अगर वाज़ेह हो तो वहां पर भी 187 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जजेस ने किया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को मुस्तरद कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड कर दिया, और इसके साथ साथ ये सब करने के बाद सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला भी सुना दिया। तो इस पर क्या कहा जा सकता है? यही कह सकते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ऐसी कोई एक नज़ीर मुझे बता दें, एक नज़ीर, मेरा चैलेंज है। देखें समीना साहिबा भी बैठी हुई हैं माशाल्लाह, वो भी एक सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्हें बता दें कि कोई एक फैसला इस तर्ज का पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बता दें, पूरी दुनिया में। नाज़िम मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। समीना ज़रा क्विक रिस्पॉन्ड कर दे, फिर ज़रा उस पर भी आती हूँ कि अब तो पेशकदमी ये हो रही है कि पीटीआई को बैन कर दे, जो आपने भी जिक्र किया, लेकिन वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? एक तो मैं इस बात पे अभी तक हैरत ज़दा हूँ, बल्कि वर्ता हैरत में गौते खा रही हूँ कि मुझे ये आज इंकशाफ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के इंतखाब करवाने का फैसला दिया ही नहीं, और वो 14 मई की जो डेट थी, वो जो पूरा इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हुआ था, वो सब तो कुछ था ही नहीं। अच्छा भाई, ये आज नया इंकशाफ हुआ है। और दूसरी जो आपने बात की कि ये जो इस फैसले से मुतालिक है, तो मेरा ख्याल है कि जो 80% मैंने माहिरीन की राय सुनी है, वो सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 187 का इख्तियार इस्तेमाल किया है, वो उसकी बिल्कुल इख्तियारात में आता है। ये इन्होंने जो बात की ना, इसकी नज़ीर नहीं मिलती, तो भाई इसकी नज़ीर मेरे भाई इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इससे पहले ये भी नहीं हमने देखा था कि इलेक्शन से चंद दिन पहले इस तरह से किसी का निशान लिया गया हो और फिर उसके तमाम उम्मीदवारों को इस तरह से आजाद डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो नज़ीर तो आपने पहले बुनियाद के बना दी, उसके बाद जाएगा, फिर उसके बाद यही होता है कि जब नज़ीरें नहीं होती, नई नई काम, नई नई वारदातें होती है, फिर उसके बाद नए नए फैसले भी सामने आते हैं। आपने जो बात की नादिया, देखिए बात यही है, बिल्कुल एग्जैक्टली सब नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि वो मैं बात बैन पे जो बात हो रही है वो मैं आती हूँ, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए हम उसको माने या ना माने, हम जो भी तावीलें हैं, जो भी दलीलें पेश करें, बट इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर नहीं हुए थे। कहीं ये नहीं लिखा था पंजाब असेंबली के पहले होने थे, फिर खैबर पख्तूनख्वा के होने थे, कौमी असेंबली की तो कहानी बाद में आई थी। जब आपने एक शुरुआत कर दी थी, और बेनज़ीर वाली एग्जाम्पल देना वो तो एक एक्सेप्शनल केस था, ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी एक लीडर थी, उनकी डेथ हुई थी, उनका कत्ल हुआ था। बट आगे बढ़ती हूँ, हसन अय्यूब साहब, कहीं कोई ऐसे गैर मामूली हालात नहीं थे बिल्कुल। तो ये हमने पहले ही, हमें तो ये चीजें कोर्ट में ले जानी नहीं चाहिए थी। जो चीजें आइन में इतनी वाज़ेह हैं कि 90 दिन में इंतखाब करवाने हैं, तो मतलब करवाने, वहां तक तो बात जानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे तो इस पे भी एतराज है। लेकिन बहरहाल हसन साहब से मैंने आज इख्तिलाफ करना, आप अगला सवाल करें। क्यों नहीं करना, ये क्या बात हो गई? पता नहीं आपके सियासी मोहब्बत। ठीक है, चलिए। हसन अय्यूब साहब, ये बात वाकई दुरुस्त है। वैसे ये जो सियासी मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि कभी हम में तुम्हें भी प्यार था, मतलब आप में और पीटीआई में और खान में, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है, ये बात सच है। अब बात सुन लेना, अब बात सुन ले, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। लेकिन असल में देखिए, लाइल्मी बड़ी नेमत होती है। कुछ लोगों को 12 साल बाद किसी चीज का इल्म हो जाए तो वो एक, उनके लिए शायद वो इस्लामाबाद बेस्ड नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद बेस्ड जितने लोग हैं इस बात से बखूबी आगाह हैं, और इसमें आधी पीटीआई को भी इस बात का इल्म है। और आपकी इतला के लिए, अब सुनिएगा, अगर जिस पहली मोहब्बत का जिक्र हो रहा है तो अब जिक्र के बारे में सुने कि क्या मैं रिसीविंग एंड पर था या मैं कुछ दे रहा था। तो मैंने अगर वहां पर 1 साल या 1.5 साल का वक्त गुजारा तो मैं कुछ लेकर नहीं गया, मैंने वहां बहुत कुछ दिया। मतलब मिलियंस ऑफ रुपीस मैंने अपनी पॉकेट से स्पेंड किए, एक चीज। दूसरी बात यह है कि असद उमर साहब के इलेक्शन से पहले जावेद हाशमी साहब का एक इलेक्शन हुआ था, जिस टिकट के हवाले से ये बात करते हैं। अब उसमें जो पीर ऑफ गोल्डा है, गोल्डा शरीफ की एक बहुत बड़ी गद्दी है, आपकी शायद इल्मी होगा, उनको वो मुस्लिम लीग नवाज यानी मेरे चचा अंजुम वकील खान की हमायत कर चुके थे। मैंने उस हमायत के बाद उनकी जाके रिक्वेस्ट की और उनको वापस लेकर आए, और पीटीआई की सपोर्ट में उन्होंने ऐलान किया। एक चीज तो ये है, इसके अलावा 3-4 गांव के भी ऊपर मेरा एक इन्फ्लुएंस है। अब मैंने बात पूरी सुन ले ना, अब बात सुन ले।
तो मैंने जो पीटीए को छोड़ा, वो टिकट वाली बात, आप बात सुन लें मैडम, पूरी बात सुन लें ना, बात आपने की, मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया था। यहाँ पर आपने अगर मेरी जात को डिस्कस करना था तो मुझे बता देती, तब मैं उसके हवाले से बात करता, लेकिन अब आपने बात कर ही दी है तो प्लीज सुनने की पेशेंस रख लें, सुनने की पेशेंस रख लें। अब ऐसे नहीं, अब भागना नहीं है, अब भागना नहीं है। अब उसमें होता ये है कि वो तो जावेद हाशमी साहब का इलेक्शन, मैडम सुन लेना बात, अब बात सुनने की, चलिए ठीक है ना हसन अयूब साहब, ठीक है, ये आपका राइट है भाई, बहुत से लोग पार्टी बदल लेते हैं, कोई वो जो कहते हैं ना कि कोई मजहब थोड़ी है ना, ना हो तो मैडम आपके लिए गुजारिश है कि समीना फिर उन बातों को टच नहीं करते, जवाब सुनते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। चले हम आगे बढ़ जाएं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। इतनी पेशेंस नहीं, मैं बात कंप्लीट करूंगा, तो आपका बात आगे बढ़ना। हसन अयूब साहब छोड़े ये जाति बातें, छोड़े जातियात की बातें, आपने क्यों छोड़ी, आपने पीटीआई छोड़ी, आपने पीएमएल, ये मैटर नहीं करता ना हमारे लिए। तो जवाब सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए, जब सवाल करें तो फिर जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, इतनी मोरल करेज होनी चाहिए। मैंने सुन लिया ना हसन अयूब साहब, खोल के सुनो, मैं बिल्कुल और मैं वो बात करूंगा जो मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी कर सकता हूँ। अब अगली बात सुनिए, मैं तो पीटीआई के साथ उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, लेकिन होता क्या है, फिर होता ये है कि 35 पंचर वाला बयान आ जाता है इमरान खान साहब का। मैं तो इमरान खान साहब को शौकत खाने में जाकर मिल कर आया था, उनकी तीमारदारी भी की थी जब इलेक्शंस हो चुके थे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब 35 पंचर वाली खान साहब ने बात की तो उस टाइम तक भी मैं बनी गाला भी जाता था, मैं लोगों से मिलता भी था। जावेद हाशमी साहब भी उस टाइम जो है वो बनी गाला में ही रहते होते थे। तो जब मैं वहां पर गया तो बात आई तो 35 पंचर पर शवाल क्यों नहीं पेश करते थे खान साहब? अच्छा चलिए ठीक है, हसन अयूब साहब ठीक है, हसन अयूब साहब, मैं हक साहब, हसन अयूब साहब आपका राइट है। देखिए टाइम थोड़ा सा महदूद है, मुझे आपकी जरा सियासी मामलात पे आपकी तज्जिया दरकार है, तज्जिया दरकार है ना आपका, छोड़े, इंसान है, सवाल करेंगे और जवाब जब मांगा तो जवाब नहीं मिला। हसन अयूब साहब, ये जो हुकूमत ने फैसला किया है, हुकूमत ने जो फैसला किया है, हसन अयूब साहब सियासी मामलात पे आ जाते हैं। ओके टाटा बाय बाय, ओके गुड। अच्छा, सियासी मामलात पे आ जाती है। हुकूमत का जो फैसला है कि पीटीआई को बैन लगा दें और इसमें बैन कर दें, और वो मुशावरत भी हो रही है और पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से, और उससे पहले कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं तारर साहब, ये दानिशमंदाना है, ये सोच लिया है या किसी दबाव में ले रही है पीटीआई को, ये फैसला हो चुका? देखिए नहीं फैसला नहीं हो चुका, इस बात का हतमी फैसला होना है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से, कौमी असम्बली में जाएगा ये मामला फॉर श्योर। सेनेट से मुतल्लिक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर तौसीक नहीं करेगा तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। आर्टिकल 6 वाला मामला जो है वो एक संजीदा मामला है, जिसमें आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से जो मैटर आएगा वो पहले कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट के बाद वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, जिसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल कोर्ट तश्कील देना है, एग्जैक्टली लाइक मुशर्रफ ट्रीजन केस। ये उस तरीके से इसकी जो केस ने चलना है वो इस तरीके से चलेगा। तो इस मामले को संजीदा समझें, लेकिन आर्टिकल 17 वाला जो मामला है, यानी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने वाला मामला, ये केस तो शायद हुकूमत बना ले, लेकिन केस कितना मजबूत होगा अभी तक उस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त बात है। वैसे दो चीज़ें हैं, मैं बल्कि चाहूँगी समीना इसका जवाब दे दें। समीना, एक तो उन्होंने कहा कि बड़ा सीरियस मामला है, इसको बड़ा सीरियस लेने की ज़रूरत है, आर्टिकल 6 वाला ट्रीजन केस अगेंस्ट कासिम सूरी और आरिफ अलवी साहब, बट साथ ही जो एग्जाम्पल दे रहे हैं मुशर्रफ साहब के ट्रीजन केस की दे रहे हैं, तो ये तो फिर संजीदगी वाला है। ट्रीजन लगा था मुशर्रफ साहब पे, हुई थी उनको आर्टिकल 6 के तहत सजा। देखिए, वैसे तो ये लीगल मैटर्स हैं, लेकिन इसमें बड़ा सिंपल सी एक दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो बैन करने वाला मामला है उसमें तो मुझे नहीं नजर आ रहा है कि किसी तरफ से भी कोई इस हिमायत में आवाज आई है। ज्यादातर लोगों ने जिस तरह से इसको कंडेम किया उसके बाद हुकूमत खुद भी पीछे हटती ही नजर आई है। दूसरी बात ये कि हुकूमत के तो अपने ही इतने प्रॉब्लम्स इस वक्त जनरेट हो रहे हैं और अपनी इतनी प्रॉब्लम्स में और परेशान नजर आ रही है, बौखलाहट और घबराहट नजर आ रही है। इन्होंने उसमें क्या कोई आगे बढ़कर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे कोई अग्रेसिव इतना स्टेप लेने जाएंगे ये। लेकिन जहां तक आपने आर्टिकल 6 की बात की है, इसमें देखिए फिर वही बात आ जाएगी
कि एक तो उस वक्त जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी वो उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लिया था। अब आप आर्टिकल 6 लगा के अगर मुकदमा करते हैं तो फिर वो बात खुलेगी कि भाई उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लिया, वो उन्होंने साइफर की बात की, फिर आपका साइफर आ जाएगा बीच में, फिर आपको साइफर खोलना पड़ेगा, फिर साइफर खोलने से आप लोग भागेंगे क्योंकि आपने पहले साइफर केस में साइफर नहीं खोला, तो आप आर्टिकल 6 में कैसे साइफर खोलेंगे, तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे। तो ये एक अजीबोगरीब आपका जो है ना मामला कहीं से कहीं निकल जाएगा। मुझे नहीं बज़ाहिर इसमें नजर आ रहा कि कोई ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर बहुत ये कोई ऐसा एक्ट कर सकते हैं। जहां तक इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात है तो वो बिल्कुल इसमें ये ले सकते हैं एक पोजीशन के जी उन्होंने कासिम सूरी साहब ने जब तहरीक अदम एतमाद खत्म कर दी थी तो फिर उसके बाद उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी। जो आपका आइन है उसके मुताबिक ये कि जब तहरीक अदम एतमाद मौजूद हो तब आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब जब उन्हें नजर आया कि कासिम सूरी ने जो है वो डिसॉल्व कर दी है, वो सॉरी अदम एतमाद मुस्तरद कर दी है, तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो वो इसके ऊपर आराम से ये पॉइंट अपना ले सकते हैं। मुझे इसके अंदर तो कोई ऐसी अभी तक तो नजर नहीं आ रही चीज जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही है, लेकिन मुझे ये सिर्फ एक आप कह लें कि गीदड़ भपकियां कह लें या कुछ ऐसा प्रेशर डालने की टैक्टिक्स कह लें, कुछ ऐसी चीज नजर आती है। जी हसन अयूब साहब सही क्या इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे, आगे बढ़ो। देखिए, आर्टिकल 6 वाला जो मामला है वो इतना सिंपल नहीं है जिसको ओवर सिंपलीफाई तरीके से मैडम ने बयान कर दिया। अब देखिए बात ये है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, उसने उस जजमेंट ने इस जो स्पीकर की रूलिंग थी उसको गैर आईनी करार दिया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में जो केस इनिशिएट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, वो केस इतना सिंपल नहीं होगा जितने तरीके से बता रही हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस होने हैं। और रहा सवाल परवेज मुशर्रफ साहब का, तो उनको खुसूसी अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और उन्होंने ये भी फैसला सुनाया था कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब की किसी और जगह डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को पाकिस्तान लाकर उनको डी चौक में हैंग किया जाए और फांसी दी जाए। अमल दरामद हुआ फैसले पर सर, ट्रीजन केस के फैसले पे अमल दरामद हुआ, वो तो मुल्क से चले गए और जाने दिया गया। आपकी आवाज कट गई है, दोबारा सवाल करें। मैंने कहा वो तो मुल्क से चले गए, जाने दिया गया, फैसले पे अमल दरामद हुआ। वो जब फैसला आया तो उस टाइम वो पाकिस्तान में थे ही नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर थे। अब फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन लेकिन उनके ऊपर ट्रीजन केस चल रहा था, उनका तो नाम ही सीएल में डलवा देना चाहिए था। ये अपनी जगह बात है, लेकिन ये केस बड़ा संजीदा है और इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे। जो इसको कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ रहा उनके लिए मैं खाली ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप यू नीड टू वेक अप, इसके लिए जागने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है। सर मेरा ख्याल है ये अप्रैल 2022 की बात है, तकरीबन 2.25 साल बाद याद आया कि ये इन पे ट्रीजन केस लगाना है। आप संजीदगी तो आप यहाँ देखिए ना, ये संजीदगी तो नहीं है, मुझसे सवाल ये तो रिवेंज है। देखें, जो क्रिमिनल केस होता है वो टाइम बार नहीं होता, वो जायदुल मियाद नहीं होता, वो 2 साल नहीं, वक्त हालात और वाकयात पे डिपेंड। ठीक है, बिल्कुल वो जायदुल मियाद नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू हसन अयूब साहब, टाइम खत्म हो गया। समीना पाशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही है कि हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि जिस वक्त वो जुर्म होता है उस वक्त आपको याद नहीं आता, क्योंकि उस वक्त आपको ज़रूरत नहीं होती, और जब आपको ज़रूरत होती है फिर आपको आइन भी याद आता है और कानून भी याद आता है जिसको आप पहले बुलाए बैठे हुए होते हैं। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।